आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास का पुनः आरंभ करते हैं। कुछ छुट्टियों की वजह से आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम हो रही है। कुछ घर जाने का आपका होगा या घर होंगे तो नहीं होगा। मेरी आवाज पहुंच रही? सर आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। हाँ, तो बिल्कुल अब हम लोग अपने कोर्स की ओर बढ़ें और लगभग हम यूनिट के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल हम लोग पढ़ लेंगे, नियंत्रण की सीमा पढ़ लेंगे, तो हमारा ये अध्याय पूरा हो जाएगा। स्पेन ऑफ कंट्रोल, और एक इसमें बचा हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में थोड़ी सी हम आलोचना करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे अपने विषय पर बहुत जल्दी आप लोग आ गए। तो यूनिट कमांड क्या, आप लिखिए कुछ आलोचना के जो स्वर हैं। आलोचना हम लिखा रहे थे, तब निष्कर्ष पर आते हैं। आदेश की एकता सिद्धांत के सबसे मुखर आलोचक, आदेश की एकता सिद्धांत के सबसे मुखर आलोचक, आदेश की एकता सिद्धांत के सबसे मुखर आलोचक सबसे मुखर आलोचक टेलर महोदय हैं। टेलर ने, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक टेलर था, आदेश की एकता सिद्धांत के सबसे मुखर आलोचक फ्रेडरिक टेलर महोदय ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप प्रशासन में आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप प्रशासन में सैन्य प्रकार का अनुशासन स्थापित होता है। सैन्य प्रकार का अनुशासन विकसित होता है। सैन्य प्रकार का अनुशासन विकसित होता है। सैन्य प्रकार का अनुशासन अत्यंत कठोर होता है। सैन्य प्रकार का अनुशासन अत्यंत कठोर होता है। सैन्य प्रकार का अनुशासन अत्यंत कठोर होता है। जबकि सैन्य प्रकार का अनुशासन अत्यंत कठोर होता है, जबकि लोक प्रशासन को जन उन्मुखी माने जनता की ओर झुका हुआ और उदार होना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत ने आदेश की एकता सिद्धांत ने लोक प्रशासन को अत्यंत कठोर बना दिया है। लोक प्रशासन को अत्यंत कठोर बना दिया है। लोक प्रशासन को अत्यंत कठोर बना दिया है।
लोक प्रशासन को अत्यंत कठोर बना दिया है, जबकि लोक प्रशासन का मौलिक चरित्र जबकि लोक प्रशासन का मौलिक चरित्र उदारवादी जबकि लोक प्रशासन का मौलिक चरित्र उदारवादी, समन्वयकारी, उदारवादी एवं उदारवादी, समन्वयकारी एवं जन पक्षधरता का होता है, माने जनता का पक्ष लेता है, जन पक्षधरता का होता है, जन पक्षधरता का होता है। अतः वर्तमान परिवेश और पर्यावरण में अतः वर्तमान प्रशासनिक परिवेश और पर्यावरण में अतः वर्तमान प्रशासनिक परिवेश और पर्यावरण में अतः वर्तमान प्रशासनिक परिवेश और पर्यावरण में आदेश की एकता सिद्धांत की प्रासंगिकता आदेश की एकता सिद्धांत की प्रासंगिकता औचित्यहीन है। आदेश की एकता सिद्धांत की प्रासंगिकता औचित्यहीन है, माने ये नॉन रिलेवेंस है। वर्तमान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इकोलॉजी में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचना करते हुए आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचना करते हुए स्केलर हडसन ने कहा है स्केलर हडसन महोदय ने कहा है कि हडसन महोदय ने कहा है कि स्केलर हडसन महोदय ने कहा है कि आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आदेश की एकता के परिणाम स्वरूप प्रत्येक का अधिकारी अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारी के अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारी के उच्च प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है निर्देशन में कार्य करता है निर्देशन में कार्य करता है परिणाम स्वरूप निर्देशन में कार्य करता है परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में जटिलता का प्रादुर्भाव होता है परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में जटिलता का प्रादुर्भाव होता है, माने जटिलता का जन्म होता है, जटिलता का आरंभ होता है, जटिलता का आगमन होता है। जबकि लोक प्रशासन में सहजता होनी चाहिए जबकि
लोक प्रशासन में सहजता होनी चाहिए। जबकि लोक प्रशासन में सहजता होनी चाहिए। जबकि लोक प्रशासन में सहजता होनी चाहिए। जबकि लोक प्रशासन में सहजता जबकि लोक प्रशासन में सहजता होनी चाहिए। माने ये केलर हडसन कहते हैं, इस केलर हडसन कहते हैं कि पद सोपान के कारण प्रत्येक छोटा अधिकारी, छोटा कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता है, नहीं तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। और एक ही आदेश होगा, वो कौन अधिकारी देगा कौन अधिकारी नहीं देगा उसकी वो प्रतीक्षा करता रहता है, और बिना आदेश के वह कार्यों को संपादित नहीं करता है, कार्य आगे बढ़ाता ही नहीं है। जैसे बिना एसपी के आदेश के साधारण क्या विधि व्यवस्था की दृष्टि से थाना अध्यक्ष और नीचे अगर कहीं कोई विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसमें थाना अध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी अन्य अधिकारी ये कहते हैं कि इस पर कोई स्पष्ट शासनादेश नहीं है, मैं क्या करूं। यही स्केलर हडसन महोदय कहना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन में एक जटिलता आ जाती है। जबकि प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन जनता के द्वार होना चाहिए। अगर जनता की कोई नित्य नूतन समस्याएं हैं उसका तुरंत समाधान होना चाहिए। और मैं बातें ये क्यों कह रहा हूं, लिखने वाला तत्व तो आप लिख लिए हैं, महत्वपूर्ण चीजें समझने की आवश्यकता है जो बार बार मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि प्रशासन का चरित्र निरंतर गतिशील है। कल प्रशासन भविष्य वक्ता नहीं है, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। कुछ ही मात्रा और अनुपात में प्रशासन पूर्वानुमान लगा सकता है। आतंकवादी कल कौन सी गतिविधियां अंजाम देंगे, किस गतिविधि के माध्यम से अपने आतंकवाद को वो पुष्पित पल्लवित करेंगे नए कलेवर में, किस तरह से आतंकवाद का एक नया चरित्र, नया चेहरा, नई चाल दिखाई देगी, इसको हम नहीं कहा। अभी तक हमने टेररिस्ट आक्रमण में फिदाइनी आक्रमण देखा था, कई आक्रमण हमने देखा है किस तरह करते थे। फिर बंबई में हमने देखा किस तरह समुद्र के रास्ते आकर के ताज पर एक होटल पर आक्रमण करते हैं। कल क्या होगा इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो जनता की जैसी समस्या उसका त्वरित समाधान करना प्रशासन का धर्म है। और यदि प्रशासन उदारता पूर्वक कार्य नहीं करेगा, प्रशासन में सहजता नहीं होगी, त्वरित कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तुरंत निर्णय लेकर कार्य, क्योंकि प्रशासन का अर्थ ही है निर्णय निर्माण और नीति निर्माण। और ये क्विकली डिसीजन मेकिंग, क्विकली पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा, ताकि समस्याओं का समाधान करने में निष्फल होगा। और वहां प्रशासन की प्रयोजनीयता पर, प्रशासन के प्रयोग पर, प्रशासन की प्रासंगिकता पर, प्रशासन की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ये प्रशासन जब तब जनता के तरफ से विरोध के स्वर गुंजित होने लगते हैं, बौद्धिक जगत से विरोध आने लगता है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सशक्त माध्यम है सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने से वहां विरोध होने लगता है, टेलीविजन में विरोध होना लगता है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन जितना इफेक्टिव हो, प्रशासन जितना क्रियाशील हो, उतना ही प्रशासन अपनी समाधान कर सकता है। क्योंकि प्रशासन का अंतिम लक्ष्य लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है। और आदेश की एकता सिद्धांत लोक प्रशासन के इस मौलिक कृत्य, शासन के इस मूल उद्देश्य को तिरोहित करने का प्रयास करता है। इसलिए हम कहते हैं में आदेश की एकता स्केलर हडसन जैसे विद्वान और स्केलर हडसन और टेलर जैसे विद्वान, फ्रेडरिक टेलर जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है और कहा है कि इससे फ्रेडरिक टेलर, स्केलर हडसन, मेटिल जैसे विद्वानों ने कहा कि आदेश की एकता सिद्धांत अपना औचित्य वर्तमान युग में खो चुका है। इसलिए हम आदेश की एकता सिद्धांत को
लागू आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इन विचारकों के आलोचना के स्वर हैं। इन आलोचनाओं के बाद भी आदेश की एकता सिद्धांत का अपना विशेष महत्व है संगठन में। अब ये पैरा चेंज करके आप लिखिए, इन आलोचनाओं के उपरांत भी आदेश की एकता सिद्धांत का, इन आलोचनाओं के उपरांत भी आदेश की एकता सिद्धांत का, इन आलोचनाओं के उपरांत भी आदेश की एकता सिद्धांत का अपना विशिष्ट महत्व है। इन आलोचनाओं के उपरांत भी आदेश की एकता सिद्धांत का अपना विशिष्ट महत्व है। आदेश की एकता सिद्धांत का अपना विशिष्ट महत्व है। किसी भी संगठन में यदि उच्च प्रशासनिक अधिकारी के, किसी भी संगठन में यदि उच्च प्रशासनिक अधिकारी के आदेश में, उच्च प्रशासनिक अधिकारी के आदेश में एक रूपता का अभाव होता है, प्रशासनिक अधिकारी के आदेश में एक रूपता का अभाव होता है या अथवा या दो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दो विभिन्न प्रकार के आदेश निर्गत किए जाते हैं, दो विभिन्न प्रकार के आदेश निर्गत किए जाते हैं, दो विभिन्न प्रकार के आदेश निर्गत किए जाते हैं, तो प्रशासन में भ्रम की स्थिति विद्यमान होती है। तो प्रशासन में भ्रम की स्थिति विद्यमान होती है। तो प्रशासन में भ्रम की स्थिति विद्यमान होती है। प्रशासन में भ्रम की स्थिति विद्यमान होती है और प्रशासन अपने कृत्यों का सफलतापूर्वक, और प्रशासन अपने कृत्यों का सफलतापूर्वक, प्रशासन अपने कृत्यों का सफलतापूर्वक, प्रशासन अपने कृत्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाता है, सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन को क्रियाशील और गतिशील बनाए रखने के लिए, ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन को क्रियाशील और गतिशील बनाए रखने के लिए, ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन को क्रियाशील और गतिशील बनाए रखने के लिए आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता सिद्धांत आवश्यकता नहीं प्रत्युत, प्रत्युत माने बल्कि, प्रत्युत विवशता बन जाती है, प्रत्युत विवशता बन जाती है। इसमें संशय नहीं है कि, इसमें संशय नहीं है कि, इसमें संशय नहीं है कि आदेश की एकता के सिद्धांत के पालन करने से, इसमें संशय नहीं है कि आदेश की एकता सिद्धांत का पालन करने से, आदेश की एकता सिद्धांत का पालन करने से लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन, संगठन,
लोक प्रशासन संगठन, लोक प्रशासन तथा संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है, एकता और स्थिरता बनी रहती है। संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है, संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है, एकता और स्थिरता बनी रहती है, एकता और स्थिरता बनी रहती है। एकता और स्थिरता बनी रहती है। नियंत्रण यदि प्रभावशाली ढंग से, 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 नियंत्रण यदि प्रभावशाली ढंग से संगठन में प्रवर्तन में जाता है, माने लागू किया जाता है, प्रवर्तन में लाया जाता है, तो संगठन, तो संगठन दक्ष, कार्यकुशल, दक्ष, कार्यकुशल और शक्तिशाली होता है। संगठन दक्ष, कार्यकुशल और शक्तिशाली होता है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न पूरा होता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, आलोचना का स्वर आपने सुन लिया, समझ लिया, मैंने बता दिया कि स्केलर ने क्या कहा है और फ्रेडरिक टेलर ने क्या कहा है। ये बातें दोनों आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके बाद आलोचना निष्कर्ष हमने लिखा है, तो लिखा है कि आदेश की एकता का सिद्धांत भ्रम का भंजन करता है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता। आदेश की एकता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ होता है कि एक अधिकारी का आदेश पूरे संगठन में अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रत्येक कर्मचारी उस आदेश की एकता के सिद्धांत का पूरे मनोयोग से पालन करता है। प्रधानमंत्री का आदेश पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कश्मीर तक प्रभावी रूप से उसका पालन करता है पूरा राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें। ठीक, तो भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, एक ही आदेश होता है। राष्ट्र के लिए किस योजना की आवश्यकता होती है, योजना केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकारें लेकर आती है और पूरे संगठन में उसका कोई विरोध नहीं होता है। प्रधानमंत्री का विरोध मैंने कई बार आपको बताया है, मंत्रिमंडल में स्वयं प्रधानमंत्री का विरोध नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में कई बार बताया था कि प्रधानमंत्री से मतभेद और मनभेद रखने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का परिचायक है और यही वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में पश्चिम के मंत्रिमंडलीय प्रणाली द्वारा इस परंपरा को स्थापित किया गया है। तो एक तो भ्रम की स्थिति नहीं होती है, एक ही आदेश होता है, हर कर्मचारी उसे लागू करता है। तो संगठन में अगर उच्च अधिकारी का अनुशासन ऊपर से नीचे तक बना रहता है तो संगठन में एकता स्थापित होती है। रेल मंत्रालय भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय, कर्मचारियों की दृष्टि से अगर रेल मंत्री का आदेश और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का आदेश है तो हर कर्मचारी उस गैंगमैन से लेकर परिचारक से लेकर के पीएम से लेकर के प्यून से लेकर के हर अधिकारी, बड़ा अधिकारी उस आदेश का परिपालन करता है। तो इसी से रेलवे संगठन में किसी प्रकार का हम विखंडन देखने को नहीं मिलता है, ये उसका मौलिक कारण है। तो इससे अगर आदेश की एकता का संगठन परिपालन करता है तो संगठन में अधिकाधिक मात्रा में एकता स्थापित होती है और जब एकता होती है तो संगठन शक्तिशाली होता है और जब कोई भी संगठन शक्तिशाली होता है तो वह संगठन क्रियाशील भी होता है, प्रभावी भी होता है
समय से निर्णय, लाख लेट लतीफ गाड़ियां चले, लेकिन रेलवे विभाग की अपनी क्रियाशीलता के कारण, सक्रियता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक का की यात्रा सस्ते में सहजता से उपलब्ध हो जाती है। तो ये संगठन शक्तिशाली होता है, संगठन में एकता होती है, संगठन में क्रियाशीलता होती है, संगठन में गतिहीनता का अभाव होता है और वह कार्यकुशल और दक्ष हो जाता है। हमारी सेनाएं हमारे सीमाओं की रक्षा करने के लिए दिन रात दक्षता के साथ, अनुशासन के साथ, जैसे स्केलर हडसन ने कहा ना कि ये सैन्य प्रकार का प्रशासन लाती है, लेकिन अगर हमारी सेनाएं इस एक आदेश की एकता का सिद्धांत सैन्य मंत्रालय अपने सांगठनिक संरचना में, अपने संगठन में इस सिद्धांत का पालन नहीं करता तो हमारी सीमाएं महफूज नहीं रह सकती थी, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। ये बातें गंभीरता पूर्वक सुनिए और इसे लिख भी लीजिएगा, इन उदाहरणों को। तो ये सब कैसे संभव हुआ है? आदेश की एकता का सिद्धांत। चीन जैसे शक्तिशाली 1962 से 62 के युद्ध में वार डिक्लेयर नहीं था। वार डिक्लेयर होता है तभी युद्ध कहलाता है, न किसी की पराजय हुई न तो किसी की विजय हुई। लेकिन 62 में हमने मुंह की चाइना से खाई थी, क्योंकि अभी हम 1947 में आजाद हुए थे, पैरों के बल पर खड़े हो रहे थे, देश भूखा और नंगा था, सैन्य तैयारी उस ढंग की थी नहीं। SOS हमको जारी करना पड़ा था, जिसके गुलाम थे उसी से हमने कहा कि हमारे प्राण की रक्षा करिए। यह नौबत आ गई थी। लेकिन आज 2021 में, 2020 में, चाहे वो डोकलाम का प्रकरण हो, डोकलाम सीधे हमसे जुड़ा हुआ नहीं था। सिक्किम की विदेश नीति और रक्षा नीति का संचालन भारत सरकार करता है। एक दूसरे छोटे पड़ोसी राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए भारत ने डोकलाम से चीनी सैनिकों को वापस कर दिया धक्के मार के। और आज भी जो सीमा का विवाद है उसमें चीन को झुका देता है भारत, और ये संभव होता है आदेश की सैन्य विभाग में, रक्षा मंत्रालय में आदेश की एकता का सिद्धांत। बहुत घनघोर कठोर अनुशासन चलता है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। तो आदेश की एकता का सिद्धांत का ये सब जबरदस्त लाभ है। इस उदाहरण से आपने समझा, आदेश की एकता सिद्धांत से देश में एकता आती है, देश में भी आती है, कर्मचारियों में ही नहीं, केवल किसी संगठन में, PWD, शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों में ही नहीं, केवल लोक प्रशासन में नहीं है, नागरिक जीवन में भी अनुशासन उसी कारण होता है। पुलिस के डर से डकैतियां नहीं होती हैं, चोरी नहीं होता है, बलवा नहीं होता है, दंगा नहीं होता है, तो वह आदेश की एकता सिद्धांत के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए। एक वाक्य लिख लीजिए, वर्तमान परिवेश और पर्यावरण में, वर्तमान परिवेश और पर्यावरण में, वर्तमान परिवेश और पर्यावरण में आदेश की एकता का सिद्धांत आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। ये हो गया आपका प्रश्न पूरा। ये आपका प्रश्न पूरा होता है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं और दूसरे, ये पूरा हमारा फर्स्ट यूनिट समाप्त हुआ। बहुत लंबा चौड़ा यूनिट है ये, और यूनिट के समापन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और यूनिट में अब हम लोगों के सम्मुख नया टॉपिक है स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा। कहां तक प्रशासन को नियंत्रण करना चाहिए, जो प्रशासन में कहां तक नियंत्रण होना चाहिए। जैसे ही शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो इसका आशय होता है कि ऊपर का अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को किस मात्रा और अनुपात में नियंत्रित करे, क्योंकि वह भी कार्मिक है, वह भी विधि और संविधान द्वारा मर्यादित है, उसकी भी विधि और संविधान ने जो आदेश दिए हैं उसका परिपालन करना है। वह भी भारत का नागरिक है, उसके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या वो गुलाम की तरह काम करेगा या भारत सरकार के एक कार्मिक के रूप में काम करेगा और जनता को अपनी सेवाएं देगा?
तो हम किस तरह अपने प्रशासन को नियंत्रित करें, वह नियंत्रण की मात्रा क्या हो, बड़े प्रशासनिक अधिकारी अपने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कितनी मात्रा में आदेश निर्गत करें और उस आदेश की उत्पादकता और प्रभावशीलता क्या हो, किस मात्रा में हम आदेश दें। हम जज, जैसे जज अपने निर्णय देते हैं न्यायालय में बैठ करके, तो उस आदेश का भी पालन कराना होता, उस आदेश का भी परिपालन होता। तो वो किस तरह का आदेश होना चाहिए, अनावश्यक आदेश नहीं होना चाहिए। उसी तरह जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव शिक्षा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, जितने अधिकारी हैं उन्हें आदेश में उनकी आदेश की सीमा क्या हो। दूसरे शब्दों में अगर मैं अध्यापक हूं तो बच्चों को ज्ञान दे रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, तो मुझे केवल अपने टॉपिक पर बात करनी है। बच्चों को प्रेरित करना है, वो तो उससे संबंधित हो सकता है। बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ संदेश देना है, पार्ट ऑफ टीचिंग हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं गीत, संगीत, नृत्य, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि अनर्गल बातें करने लगूं तो यह अध्यापक के अधिकार और नियंत्रण की सीमा के विपरीत है। तो कुल मिलाकर के लोक प्रशासन में नियंत्रण की सीमा का अर्थ होता है कि प्रशासन अपनी परिधि निश्चित करे, अर्थात प्रशासन को खुद अपनी शक्ति की अनुभूति हो और उस शक्ति का कितना प्रयोग करना है, अर्थात प्रशासन को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासन को अपनी शक्ति का प्रयोग कितना करना है इसका एहसास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा, इसलिए प्रशासन में, लोक प्रशासन में यह सिद्धांत इसलिए आया कि कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग करने लगेगा तो यह संविधान, यह प्रशासन, यह देश, यह इस देश का संविधान, इस देश का चुनाव, इस देश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पूरा प्रशासनिक ढांचा, संपूर्ण होलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, उसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। तो हम कहीं लोक कल्याण को तिरोहित न कर दें, समाप्त न कर दें, विलुप्त न कर दें, वह लोक कल्याण बना रहे, इसके लिए भी प्रशासन ने अपने नियंत्रण की सीमा स्थापित की है। यद्यपि हर अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वो विधि द्वारा आबद्ध हो, संविधान द्वारा आबद्ध हो, इससे विपरीत आचरण न करे। लेकिन आपने देखा, आपने वो पढ़ा होगा, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, 25 जून 1975 को भारत के संवैधानिक प्राविधानों, जिसे हम आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस प्रकार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, किस प्रकार का मनमाना आचरण किया, प्रेस प्रतिबंधित हो गए, बहुत अत्याचार और अनाचार सत्ता के मद में हुआ। इस तरह के अत्याचार, अनाचार, प्रशासनिक दुरुपयोग को रोकने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए लोक प्रशासन अपने को मर्यादित और सीमित करता है। इसीलिए विधि का शासन क्या है? प्रशासक को विधियों में, रूल ऑफ क्या है? प्रशासक को कहता है कि जितना आदेश और जितना अधिकार विधि ने आपको दिया है उतने ही अधिकारों का प्रयोग आप करिए। लेकिन जब हम रूल ऑफ लॉ को का कंप्लायंस करते हैं, डायसी के इस सिद्धांत को जब हम अप्लाई करते हैं लोक प्रशासन, जैसे आप थाने में जाने से क्यों डरते हैं? थानेदार आपको भद्दी भद्दियां गालियां देने लगेगा। अध्यापक, मेरे जैसा प्रोफेसर है, आप जैसा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, वो भी थाने में जाने में कतराता है। क्यों? कैसा मिसबिहेव हो जाए पुलिस के द्वारा, इसके लिए कुख्यात है। ठीक, तो इसीलिए नियंत्रण की सीमा ऑफ कंट्रोल किसी भी प्रशासन को आदर्श की ओर अग्रसर करने की स्थिति है, आदर्श स्थिति लाने की है, ताकि प्रशासन जनता का सहयोगी है, प्रशासन का कर्तव्य पुनीत कर्तव्य है, प्रशासन का लक्ष्य है, प्रशासन का सत्यम शिवम सुंदरम है, प्रशासन का एकमेव लक्ष्य है जनता के अधिकारों को प्रवर्तन में लाना, जनता के सुख दुख को
और आगे बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में वृद्धि करना, अर्थात लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, लोक मंगल को सुनिश्चित करना, यह प्रशासन का अंतिम चरम लक्ष्य है। और इसकी प्राप्ति करने के लिए हमें अधिकारियों को भी अपने नियंत्रण की सीमा निर्धारित करनी होगी। यह इसका मौलिक उद्देश्य है। लेकिन एक बड़ा गहरा उद्देश्य भी है, क्योंकि हम बड़े जद्दोजहद से, बड़े संघर्षों से स्वतंत्रता का मुक्ति संग्राम लड़े हैं। पंडित नेहरू कहा करते थे, बापू आप सत्याग्रह करते हैं, बापू आप सिविल नापी करते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहते हैं, आप करो या मरो का नारा देते हैं, लेकिन क्या अपनी सरकार होगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा? तो बापू ने कहा था, यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ, बापू ने कहा था कि अगर वह प्रशासक अपनी परिधि और सीमाओं का ज्ञान नहीं रखेगा, लोक कल्याण और लोक मंगल की कामना को अपने हृदय और मन में नहीं सजोएगा, तो प्रशासन क्या होता है? प्रशासन, ऐसे प्रशासन का प्रतिरोध और विरोध करने का जनतांत्रिक अधिकार जनता को होना चाहिए। और 48 में अभी तो संविधान का निर्माण हो रहा था, तब तक महात्मा गांधी की हत्या हो गई। लेकिन भारत के संविधान के विशेषज्ञों ने, जिसका निर्माण भारत की जनता अपने हाथों से किया था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ने देश का संविधान का निर्माण किया। तो उसने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया। और मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार हैं जो क्या करते हैं? वे नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किया जाता है, और वो न्याय योग्य होते हैं। उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा समादेश, ऐसा आदेश भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय 3 में प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त किया गया है। ये स्थिति है। तो स्पेन की परिकल्पना, स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा की परिकल्पना लोक प्रशासन में इसीलिए की गई ताकि नागरिक अधिकारों की अधिकतम सुरक्षा हो सके। और एक जब बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसका हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बापू जब अपनी सरकार होगी तो हम क्या करेंगे। देखिए, सत्ता का गुण होता है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ है राजनीति विज्ञान का, उसने सत्ता के स्वभाव की परिभाषा की है, सत्ता के संस्कार की परिभाषा की है, सत्ता के चरित्र को परिभाषित किया है। उसने कहा है, सत्ता भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट राइट इज एब्सोल्यूट करप्ट। परम सत्ता परम, और सत्ता की निरंतरता, सत्ता लगातार चलती रहे, भ्रष्टाचार की निरंतरता है, ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा। और जहां सत्ता होती है वहां अभिमान, अहंकार स्वाभाविक होता है। संत कवि तुलसी ने भी कहा है कि प्रभुत्व पाकर के, सत्ता पाकर के किसे अहंकार नहीं होता है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। तो सत्ता का, चाहे ग्रेवियल ऑस्टिन कहें, भारत के लोक मंगल के कवि संत कवि तुलसी कहें, किसी ने भी कहा है, किसी युग में कहा है, सत्ता का चरित्र ही होता है अनावश्यक हस्तक्षेप का। तो जब इतना पावर अधिकारियों को, आईएएस अधिकारी अपने को वो आम आदमी से बहुत भिन्न समझता है। ढांचा अंग्रेजों का है, प्रशासन का ढांचा, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1859, 1860, सीआरपीसी 1862, एविडेंस एक्ट 1884, सारे एक्ट वही अंग्रेजों का, पुलिस एक्ट 1925, पुलिस रेगुलेशन 1884, ये सारे जो विधियां हैं वह अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई हैं। तो सारा प्रशासनिक ढांचा तो वही है। तब भारतीय प्रशासन, या ये पूरा चरित्र विश्व के प्रशासन का है कि विश्व के प्रशासन ने इसकी गहरी अनुभूति की कि लोकतंत्र को लोकलाज से चलाया जाए, तभी लोकराज स्थापित होगा। लोकतंत्र को लोकलाज से चला करके लोक राज्य को स्थापित किया जाए, अर्थात इस लोकतंत्र में जनता की महत्ता स्थापित हो। इसके लिए यह आवश्यक है
कि लोक प्रशासन में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी अपने अपनी स्वयं की अनुभूति से, स्वयं की मर्यादा से अपने नियंत्रण की सीमा को निर्धारित कर ले, अवधारित कर ले, ताकि अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न हो, शासन विधि के आदेशों के अनुसार हो, विधि की परिधि के अनुसार हो, विधि की मर्यादा के अनुसार हो, सत्ता को अपने नियंत्रण की सीमा का भान हो, सत्ता मद में कोई चोर प्रशासक जनता के अधिकारों की न तो अवज्ञा करे न तो हनन करे। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सत्ता लगातार अपना स्वयं नियंत्रण, अपनी परिधि, अपना सीमांकन सुनिश्चित कर ले, ताकि अनावश्यक हस्तक्षेप लोक अधिकारों में न हो और विधि के अनुसार शासन संचालित हो, जनता का महत्तम कल्याण हो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की कल्पना जो की गई है राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा, वह प्रतिस्थापित हो। ये सारे इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार संविधान वाद सुनिश्चित हो, विधि का शासन सुनिश्चित हो, शक्ति की सीमाओं पर आवश्यक नियंत्रण हो, जैसे अमेरिका में चेक एंड बैलेंस है, संतुलन का सिद्धांत हो, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत प्रतिस्थापित हो। इन्हीं सारे संवैधानिक विधिक आयामों को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रशासक को अपनी सत्ता को नियंत्रित करने की जो अभिप्रेरणा शक्ति है, उसी का सैद्धांतिक नाम स्पैन एंड कंट्रोल है, नियंत्रण की सीमा है। इसमें डिमाक ने कहा है कि नियंत्रण की सीमा अवश्य निर्धारित कर देना। डिमाक और डिमाक एक बड़ा प्रशासनिक विद्वान है, प्रशासन विशेषज्ञ है, प्रशासन के विशेषज्ञ हैं और प्रशासन के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा, डिमाक एंड डिमाक ने, कि अगर हम नियंत्रण की सीमा नहीं करेंगे तो प्रशासन अपनी आज्ञाओं को मानवीय परिधि का, प्रशासन अपनी आज्ञाओं मानवीय परिधि का उल्लंघन करेगा और वहां प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति आएगी। और जहां प्रशासन के प्रति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी, वहां लोकतंत्र को स्थिरता नहीं मिलेगी, वहां संविधान और संविधानवाद का अस्तित्व नहीं होगा, विधि के शासन का अस्तित्व नहीं होगा। लोकतंत्र से लोक की महत्ता विलुप्त होने लगेगी। लोक में लोक की मर्यादा, प्रशासन को लोकतंत्र को लोक लाज से चलाने के लिए, लोक राज को स्थापित करने के लिए, अर्थात जनता के जन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, जन संप्रभुता जो कितनी कठिनाई से मिली है, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुटा सकते नहीं। कितने बलिदानों से, कितने हुतात्मा से, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितनी माओं ने अपने बेटे खोए, रक्त रंजित यह रणचंडी को समर्पित किया, अपने नरमुंड समर्पित किए, तब यह आजादी मिली। वह आजादी अक्षुण्य रहे। कोई भी राज्य एक दिन के लिए नहीं बनता है, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। इसीलिए लोक प्रशासन स्पैन एंड कंट्रोल का सिद्धांत लेके आता है, जिसका उद्देश्य होता है प्रशासन के आदेश, निर्देश और नियंत्रण की परिधि को सुनिश्चित करना।